सामाजिक लोगों की अपने समाज की पृष्ठभूमि के बारे में, ये बात हमारी नहीं है। मैं समझता हूं कि मेरे इस बात से कुछ लोगों को आहत होगा, कुछ लोगों को बुरा लग सकता है, लेकिन बहुत पहले चर्चिल ने एक बात कहा था कि जिस समाज में जितना ज्यादा सामाजिक संगठन होंगे और उन संगठनों की जितनी गहरी सामाजिक जड़ें मजबूत होंगी, जितनी गहरी होगी, वो समाज उतना ही ज्यादा लोकतंत्र में, राजनीतिक दरिद्रता में जीने के लिए मजबूर होगा। अब आप कहेंगे कि सामाजिक संगठन, सामाजिक कार्य का मैं बहिष्कार कर रहा हूं, या सामाजिक संगठनों पर इस बात का मैं आरोप लगा रहा हूं कि सामाजिक संगठन समाज के लिए आवश्यक नहीं है। मेरे बिरादरी में तमाम सारे सामाजिक संगठन हैं और पिछले दौर में मैं जब 15 साल पहले इस देश राजनीति से हमारा कोई लेना देना नहीं था, हम स्टूडेंट लाइफ में थे, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से, उसमें रिसर्च स्कॉलर थे, तो एक सामाजिक संगठन राष्ट्रीय चौहान महासंघ से मैं भी जुड़ा और ये हम कहने में थोड़ी सी भी मेरी हिचक नहीं है कि उस संगठन से जुड़ने के बाद ही मुझे लगा था कि सामाजिक संगठन के साथ साथ यह ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि हमारा राजनीतिक संगठन भी होना चाहिए। और हमने सारे सामाजिक, राष्ट्रीय चौहान महासंघ से लेकर के तमाम सारे सामाजिक संगठनों के लोगों से इस बात को कहा कि आप सब लोग सामाजिक संगठन चला रहे हैं, यह सही है, यह ज़रूरी है, लेकिन इससे ज़्यादा ज़रूरी है कि आपका राजनीतिक संगठन भी हो और राजनीतिक संगठन होना चाहिए। और मेरे इस बात का, मैं पार्टी बना करके राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने का ख्वाब मेरा नहीं था, नहीं मेरा कोई राजनीति में आने का कोई मेरी सोच थी। लेकिन जब मैंने देखा कि सारे लोगों का जवाब था कि राजनीतिक पार्टी को चलाने के लिए और बनाने के लिए अभी हमारा समाज सक्षम नहीं है, अभी इंतजार करना है, बाद में देखा जाएगा, पार्टी और राजनीतिक संगठन बनेगा, वो दौर आएगा तो बनाया जाएगा। लेकिन मैं इस चीज को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि मैं जानता था कि लोकतंत्र में सामाजिक संगठन संसद में नहीं जाते और हमारी समस्याओं का हल सामाजिक संगठन नहीं दे सकता। हमारी समस्याओं का हल देश की संसद और विधानसभाएं दे सकती हैं, और देश की संसद और विधानसभाओं में जब तक हमारा प्रतिनिधित्व नहीं होगा, हम अपने तमाम सारे परेशानियों से हम अपने को मुक्त नहीं कर सकते। इसलिए सामाजिक संगठन चले, लेकिन सामाजिक संगठनों के साथ साथ राजनीतिक संगठन भी मजबूती से खड़ा हो। मैं इसका पक्षधर था और मैं नहीं चाहता था इसके लिए देरी हो और लोगों की निराशा और लोगों का एक तरह से यह सोचना कि अभी बाद में देखा जाएगा, मैंने इसको नज़रअंदाज करके मुझे लगा कि नहीं, अब इसको करने की ज़रूरत है, और हमने अपने साथियों को लेकर किया। और इन 15 सालों में हमने धीरे धीरे कर करके यहाँ तक ला करके खड़ा किया कि उत्तर प्रदेश की सियासत में इसको कोई भी बड़ा राजनीतिक दल नजरअंदाज नहीं कर सकता। और इसका संदेश और यह मैसेज
हमने 2012 में ही अपने समाज के लोगों को देने में कामयाब हो गया। पार्टी बनाई हम लोगों ने, हमारे बुद्धिजीवी लोग उपहास करते थे, चर्चा करते थे, बहस करते थे, जनवादी पार्टी के लोगों का माखौल उड़ाते थे। वहीं कुछ समाज के तमाम सारे संजीदा लोग जनवादी पार्टी का साथ भी देते थे। और जनवादी पार्टी सोशलिस्ट ने 2012 में बीजेपी जैसी पार्टी से अपने संगठन की शक्ति और कार्यकर्ताओं के श्रम और परिश्रम की बदौलत गठबंधन करके हम समाज को यह संदेश देने में कामयाब रहे और यह बताने में कामयाब रहे कि चौहानों के अंदर भी स्वतंत्र राजनीतिक संगठन खड़ा करने की ताकत है। और अखिल भारतीय स्तर पर बीजेपी से गठबंधन करके हमने पार्टी के वजूद को ला करके स्थापित कर दिया कि जनवादी पार्टी भी एक पार्टी है, एक स्वतंत्र राजनीतिक संगठन है और इस स्वतंत्र राजनीतिक संगठन को चलाने और बनाने की क्षमता हमारे समाज के पास भी है। जो भारतीय जनता पार्टी उस समय देश की सबसे बड़ी पार्टी थी, 2007 के विधानसभा के आम चुनाव में एक भी चौहान को टिकट नहीं दिया था, उस बीजेपी को गठबंधन करना पड़ा जनवादी पार्टी से। और जनवादी पार्टी उस दौरान गठबंधन करके समाज के बुद्धिजीवी लोगों को देने में, मैसेज देने में कामयाब हुई। लेकिन हमारे समाज के लोगों की एक प्रवृत्ति रही है, हमारे समाज के बौद्धिक लोगों की कहीं न कहीं ये एक नियति रही है कि अपने समाज के नेता की अच्छाइयों की तरफ कम देखते हैं, वो कहां कहां गलतियां कर रहा है इसको ज्यादा देखते हैं और इसी पर उनका ज्यादा ध्यान रहता है कि वो कहां कहां गलतियां कर सकता है और कहां कहां गलतियां उसके अंदर हैं और गलतियां नहीं भी हैं तो हम उसमें खोजें कि गलती कहां है, इस पर अधिकतर लोग ध्यान देते रहे। और जिसका परिणाम रहा कि हम जनवादी पार्टी को रॉ हैंड, हमको नेता भी नए नए नेता पैदा करना पड़ा जनवादी पार्टी में। हम समाज से बिल्कुल रॉ हैंड लिए, जिनको न बोलने का ढंग था, न जिनको जो राजनीति में कभी एक कदम चले थे, न जिनको सामाजिक और राजनीतिक ज्ञान था, ऐसे लोगों को लेकर के हमने पार्टी की आंदोलन की शुरुआत किया। जो मजे आए नेता थे, जो सामाजिक और राजनीतिक रूप से थोड़ा ज्ञान रखते थे, थोड़ा समझ रखते थे, वे तो लोग बैठ करके तमाशा देखते थे और हमारी हार पर दूसरे अन्य पार्टियों की महफिलों में बैठ करके हम लोगों की बुराइयों पर आनंदित हुआ करते थे। लेकिन इस व्यवस्था को साथियों बदलनी पड़ेगी और आपको यह साबित करना पड़ेगा, किताबों को पढ़ लेने से, डिग्रियां हासिल कर लेने से आप बुद्धिजीवी हैं, आप इसको साबित नहीं कर सकते। आप बुद्धिजीवी हैं यह कोई जरूरी नहीं है। बुद्धिजीवी होने के कुछ नॉर्म्स है, कुछ नियम है और बुद्धिजीवी और जागृत व्यक्ति का पहला सिद्धांत है, पहला उसके लक्षण है कि उसे यह पहचान हो कि उसका दोस्त कौन है। दूसरा शर्त है बौद्धिक होने का कि उसे पता हो कि उसका दुश्मन कौन है। तीसरा उसका शर्त है कि उसको पता हो कि अपनी ताकत क्या है और कमजोरी क्या है। चौथा, उसको यह भी पता हो कि दुश्मन की ताकत और कमजोरी क्या है। और पांचवा, कि उसे यह भी पता हो कि उसका समाज वास्तविक रूप से कहां खड़ा है और कहां तक उसे जाना है। और इन चारों चीजों का ज्ञान अगर किसी व्यक्ति के पास है, वह अनपढ़ भी है तो वह समाज का भौतिक व्यक्ति है। और इन चीजों का अगर ज्ञान नहीं है तो वह डॉक्टर, इंजीनियर और प्रोफेसर ही क्यों ना हो, वह समाज का भौतिक व्यक्ति नहीं माना जाएगा। आप दूसरों का झंडा डंडा ढो रहे हैं, दूसरे पार्टियों के पीछे चल रहे हैं और हम अपने समाज के राजनीतिक कायद को खड़ा करने के
संघर्ष में शामिल हैं तो आप बुद्धिजीवी नहीं कहे जा सकते। राजनीति एक ऐसा धर्म युद्ध है, यहां कोई तटस्थ नहीं रह सकता। आप अगर हमारे साथ हैं, आप जनवादियों के साथ हैं तो खड़े हैं तो आप हमारे साथ हैं, और अगर नहीं खड़े हैं तो आप मान लिए जाएंगे कि आप दुश्मनों के खेमे में खड़े होकर के हमारे खिलाफ जंग लड़ रहे हैं। बड़ी चर्चाएं होती हैं समाज के लोगों के बीच में, और उदाहरण भी दिए जाते हैं। समाज के तमाम सारे लोग उदाहरण देते हैं कि राजभरों की पार्टी आगे बढ़ गई, हमारी पार्टी आगे नहीं बढ़ पाई। क्यों नहीं बढ़ पाई? राजभर की पार्टी हमसे 4 साल आगे बनी, और 4 साल हमसे आगे बनी हुई पार्टी से 2012 तक आते आते हम उससे आगे निकल गए। वो कुछ नहीं कर पाए। हमने मऊ जिले में जनवादी पार्टी का जिला पंचायत अध्यक्ष जनवादी ने बनाया। भारत की दूसरी बड़ी पार्टी से अलायंस करके चुनाव लड़ा। 2012 तक तो आते आते हम उससे बहुत आगे निकल गए। 2012 के बाद देश की बात छोड़ी, बिहार में 2009 और 2009 के लोकसभा और 2010 के विधानसभा के चुनाव में बिहार में हम 46 सीटों पे चुनाव लड़े थे। 4 सीटों पर तीसरा पोजीशन था हमारा, और सपा बसपा से बेहतर सम्मानजनक वोट हमें तमाम सारी सीटों पर मिला था। जो उत्तर प्रदेश की सियासी पार्टियां थी, हमारे पास तो कोई सियासत नहीं थी, हमारे पास तो कोई धन नहीं था। बिना धन और बिना साधन के अभाव में उत्तर प्रदेश और बिहार दोनों स्टेटों में हमने जनवादी पार्टी का एक मजबूत आयाम खड़ा किया था। 2012 के बाद ओम प्रकाश राजभर हमसे आगे निकल गए। 2017 में उसने जो भाजपा 2012 में हमसे गठबंधन की, वो भाजपा 2017 में उससे गठबंधन कर ली। परिस्थितियां हमारे थोड़ी विपरीत हुई। पार्टी में शुरुआती दौर से ही एक तबकों का कुछ एक तबका ऐसा समाज में बना जिसका कोई काम नहीं है, सिर्फ मेरी बुराई बतियाना और मेरे खिलाफ बयानबाजी करना, उसका काम है। शुरुआती दौर में 2009 के लोकसभा के चुनाव में कुछ लोग दल से बाहर हुए। 2012 के चुनाव में जनवादी पार्टी की गति और जनवादी पार्टी के मूवमेंट को देखते हुए बड़ी सियासी पार्टियों को आने वाली आहट का खतरनाक आहट उन्होंने देख लिया। भाजपा को भी लगा, चूंकि भाजपा से हमारा गठबंधन था, भाजपा को भी लगा कि जनवादी पार्टी जो गति को बनाया हुआ संजय चौहान के नेतृत्व में पार्टी का जो गति जा रही है, जनवादी पार्टी का संगठन जो मूवमेंट बना रहा है, अगर यह मूवमेंट ऐसे ही चलता रहा तो जिन चौहानों पर भाजपा हुकूमत करती है, वो चौहान तो खुद ही हुकूमत के लिए, अपनी हुकूमत खड़ा करने के लिए खड़ा हो जाएगा, और फिर भाजपा को ओढ़ झंडा कौन ढोए? तो भाजपा के लोग भी जनवादी पार्टी को कैसे कमजोर किया जा सके, वो लोग भी लग गए। और हमारे पार्टी के जो दूसरे कुछ स्वार्थी नेता थे, पार्टी का जब परिवार बढ़ता है तो नेताओं की संख्या बढ़ती है, कुछ लोगों के दायरे भी बढ़ते हैं, और संबंध और दायरे तो आदमी की व्यवस्था के अनुसार बदलते और बदलते भी रहते हैं। आदमी की परिस्थितियां तय करती हैं कि किससे बेहतर संबंध रहेगा, किससे नहीं रहेगा। तो कुछ परिस्थितियां भी बदली और पार्टी के कुछ बहुत सारे नेता भाजपा के बड़े नेताओं से गठबंधन की वजह से कुछ भाजपा के बड़े नेताओं के भी संपर्क में गए, तो हमसे ज्यादा ज्ञान भाजपा के नेताओं से ज्ञान लेना शुरू कर दिए, और किसी भी नेता के ऊपर और किसी भी एक छोटी पार्टी के नेतृत्व के ऊपर बड़ा आसान है पैसे और रुपए का आरोप लगा देना, और बड़ा ही आसान होता है इन आरोपों के द्वारा समाज में अफवाह फैलाना। और लोग कामयाब हुए, थोड़ा बहुत कामयाब हुए,
कामयाब कौन से हुए, थोड़ा बहुत जनवादी पार्टी को गति को रोकने में कामयाब हो गए। हमारा 2017 का विधानसभा का चुनाव हम ढंग से नहीं लड़ पाए, 2014 के लोकसभा का चुनाव भी हम पूरे देश में ढंग से नहीं लड़ पाए, थोड़ा संगठन लड़खड़ाया, मैं भी थोड़ा अवसाद की स्थिति में गया और पार्टी के काम उनसे थोड़ा सा अपने को निकलना कम कर दिया, समाज में जाना कम कर दिया, पार्टी के लिए काम करना थोड़ा कम कर दिया और सोचने लगा कि अब आगे दल को कैसे आगे मजबूती से बढ़ाया जाए, तो थोड़ा सा गति कम हुई। लेकिन 2019 तक आते आते फिर मैं उस पार्टी से आगे निकल गया। कौन कहता है कि जनवादी पार्टी राजभरों की पार्टी से कमजोर है? 2017 में वो हमसे मजबूत रहा, फिर 2019 में हम उनसे मजबूत हो गए। ओम प्रकाश राजभर तो चाह रहा था कि महागठबंधन में शामिल हो जाए, मिलने के लिए लाइन लगाए रखते थे ओम प्रकाश राजभर अखिलेश यादव जी के, लेकिन महागठबंधन में वो नहीं शामिल हो पाए, ना भाजपा उन्हें ली। लेकिन जनवादी पार्टी महागठबंधन में शामिल होकर के उत्तर प्रदेश में जो दो ध्रुव बना, जो एनडीए और का गठबंधन था और एक महागठबंधन जो सपा बसपा का बना, आरएलडी का बना, उसमें जनवादी पार्टी का गठबंधन रहा। बाकायदे अखिलेश यादव जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि जनवादी पार्टी भी हमारे गठबंधन में शामिल है। और जनवादी पार्टी की जो गति है, जनवादी पार्टी का जो मूवमेंट है, वो प्रकाश राजभर का क्या भविष्य होगा, क्या भविष्य नहीं होगा, वो भविष्य तो 2019 को लोकसभा के चुनाव में ही देखने को मिल गया। मैं चंदौली से लोकसभा चुनाव लड़ा, उसमें भी उनका एक विधायक जीता हुआ था उस लोकसभा के अजगरा विधानसभा से। जिस विधानसभा से वो विधायक जिताए थे, उस विधानसभा में उनकी पार्टी 6000 वोट पाती है। तो 2017 से और 2019 के बीच में 2017 में वो पाए 85,000 वोट भाजपा के गठबंधन में, और अकेले चुनाव लड़े 2019 में 6000 वोट पाए उसी लोकसभा सीट में। उनका विधायक जीता हुआ था, लोकसभा में 6000 वोट पा गए। तो आकर के जहां चले तो वहां खड़े हो गए। लेकिन जनवादी पार्टी का भविष्य, जनवादी पार्टी का जो रास्ता है आने वाला 2022 के चुनाव के लिए, आप सभी बुद्धिजीवी अगर ईमानदारी से साथ दिए और जनवादी पार्टी को के अभियान से अगर आप सब लोगों ने जुड़ करके ताकत देने का काम किया, तो 2022 में उत्तर प्रदेश के सदन में एक मजबूत विधायकों की संख्या के साथ जनवादी पार्टी खड़ी मिलेगी। यह पूरी तरह से इस संभावना को हमने तैयार कर दिया है। यह अलग बात है कि पिछले दिनों में कुछ इस तरह का हुआ कि समाज में थोड़ी सी जनवादी पार्टी की आंशिक सफलता को देख करके, मैं नहीं कहता कि भी जनवादी पार्टी की कोई बड़ी सफलता है या कोई बहुत बड़ी सफल पार्टी है, जब तक सियासत में नहीं पहुंच जाते तब तक राजनीति में कोई सफलता नहीं कहा जा सकती। जब तक हम जीत नहीं जाते, हमारी पार्टी 10-20 विधायक नहीं बना ले 2022 में, तब तक मैं नहीं समझता कि जनवादी पार्टी कोई सफलता प्राप्त की है। लेकिन जनवादी पार्टी की ताकत और जनवादी पार्टी की प्रासंगिकता समाज में जैसे जैसे मजबूत होती गई, समाज में एक तबके का और निर्माण हुआ। जनवादी पार्टी की आंशिक सफलता को देखते हुए समाज के कुछ महत्वाकांक्षी लोगों में एक भावना का सूत्रपात हुआ। स्वयं को समाज का मसीहा पेश करने की के तौर पर एक आकांक्षा का निर्माण हुआ कि जो काम जनवादी पार्टी कर रही है उस तरह का नेतृत्व तो मैं भी कर सकता हूं। व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा पाले लोगों का एक सूत्रपात हुआ और परिणाम तमाम सारे राजनीतिक दलों का समाज में निर्माण हुआ और कई पार्टियां समाज में बनी। और जो लोग भी पार्टियां बनाए हैं, मुझे कहने में थोड़ी सी भी हिचक नहीं है कि वे अधिकतर लोग कभी न कभी जनवादी के सदस्य रहे हैं। जो भी वर्तमान में जनवादी के खिलाफ कोई पार्टी बना करके काम कर रहा है और उसका उद्देश्य, आप सारे बौद्धिक लोग अगर देखें कि ऐसे महत्वाकांक्षी लोगों का उद्देश्य क्या है, क्या वो आपको हक और अधिकार दिलाने के लिए पार्टी बनाए हैं?
क्या समाज के हक और सम्मान और राजनीतिक वजूद को खड़ा करने के लिए बनाए हैं? क्या समाज का वजूद 10 पार्टियां बनाकर खड़ा करके हो सकता है? हमने तो जनवादी पार्टी का निर्माण समाज के किसी व्यक्ति के खिलाफ नहीं किया। हम तो जनवादी पार्टी का निर्माण उस दौर में किया जब समाज में कोई दल, कोई पार्टी नहीं था, समाज का अपना कोई ध्वज, अपना कोई ध्वजवाहक नहीं था। तो मुझे लगा कि समाज को उसका दल और उसकी पार्टी मिलनी चाहिए और उसका राजनीतिक विकल्प खड़ा होना चाहिए, और हमने जनवादी पार्टी का निर्माण किया। लेकिन आज जो लोग पार्टियां बना रहे हैं, उनका लक्ष्य क्या है, उनकी सोच क्या है? वो समाज में कहीं जाते हैं, वे समाज के कहीं अपनी पार्टी का प्रचार करने के लिए जाते हैं, तो वो अपने नीतिगत बिंदु से समाज को नहीं परिचित कराते। वो ये नहीं बताएंगे कि हमने सपा और बसपा और भाजपा के खिलाफ हम कैसे सफल होंगे और कैसे अपनी गोलबंदी को स्थापित करके हम अपना राष्ट्रपाट स्थापित करेंगे। वो समाज में जाएंगे तो कहेंगे संजय चौहान ने ऐसा किया, संजय चौहान ने वैसा किया, संजय चौहान ऐसा है, संजय चौहान वैसा है, संजय चौहान करोड़ों रुपया समाज का घपला कर लिया है, इसलिए हमने दल बनाया है। किसी की बुराई बतिया करके और किसी को बुरा साबित करके आज तक कोई महान हुआ है क्या? या किसी को नीचा दिखा करके कोई ऊंचा कभी हुआ है क्या? किसी को नीच साबित करके, किसी को गलत साबित करके कोई समाज का रहनुमा बना है क्या? और अधिकतर मैं देखता हूँ समाज के लोगों के अंदर भी अधिकतर मैंने देखा है, इस भावना को हमने देखा है कि तमाम सोशल मीडिया और फेसबुक पर मैं देखता रहता हूँ, कभी कभी मौका मिल जाता है तो किसी ने वो शेर लिखा है कि ताल्लुक कौन रखता है किसी नाकाम से, लेकिन मिले जो कामयाबी सारे रिश्ते बोल पड़ते हैं। मेरी खूबी पे रहती है यहाँ अले जुबा खामोश, मेरे ऐबों पे चर्चा हो तो गूंगे बोल पड़ते हैं। जो समाज के लिए एक कदम भी चला नहीं होगा, अपनी नौकरी, अपनी चाकरी, अपनी व्यवस्था में मस्त होगा, मस्त रहा है, लेकिन जब डॉक्टर संजय चौहान का नाम आता है तो बुराई करने में 1 मिनट देरी नहीं करते। और वो बुराई इसलिए करते हैं क्योंकि मैं अभी तक देश की सदन का हिस्सा नहीं बन पाया हूं। अभी जनवादी पार्टी सफल नहीं हो पाई है। जनवादी पार्टी भी संघर्ष कर रही है। हमारे अंदर, मैं नहीं कहता कि मेरे अंदर बुराइयां नहीं होंगी, लेकिन कभी मेरी अच्छाइयों पर ध्यान देने का किसी ने काम किया कि अगर मेरे अंदर एक बुराई है तो 1000 अच्छाइयां भी तो हैं। उस पर कभी हमारे समाज की मीटिंगों में चर्चा नहीं होती। हमारे समाज के भी 10 गो बुद्धिजीवी बैठेंगे तो उस पर चर्चा नहीं करेंगे। चर्चा इस पर करेंगे कि संजय सिंह चौहान क्या क्या गलत कर रहा है।